गुड मॉर्निंग। आज के स्टूडेंट डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द फर्स्ट एंड पॉपुलर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को और किन किन नामों से जान सकते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, फर्स्ट हाउस, पॉपुलर हाउस, नॉन परमानेंट हाउस भी कह सकते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, सबसे पहले बात करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर्स कितने होंगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 170 के अकॉर्डिंग, के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम सीट्स जो होंगे वो 60 होंगे और मैक्सिमम जो होंगे वो 500 होंगे। ध्यान से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या सेक्शन 170 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें मैक्सिमम 500 मेंबर्स होंगे और मिनिमम कितने होंगे 60। लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम है कि वहाँ मिनिमम जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 60 उससे भी कम है। अब इलेक्शन प्रोसेस के लिए स्टेट की जो जोग्राफिकल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया है। ध्यान से सुनना, इसको समझना। जैसे कोई स्टेट है, एक्स स्टेट, उसकी जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मेंबर जो है वो कम से कम 75,000 मेंबर्स को रिप्रेजेंट करे। इस तरह से ये पूरी व्यवस्था की गई। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मेंबर जो है वो कम से कम 75,000 मेंबर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन। 95 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एसटी और एससी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई, जो कि जनवरी 2020 तक चलेगी। आफ्टर द इलेक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इफ द गवर्नर ऑफ रिलेटेड स्टेट दिस फील्स दैट द एंग्लो इंडियन community has not been given proper representation, then he can nominate one member from the community of in the legislative assembly। मतलब इलेक्शन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में अगर उस स्टेट के जो गवर्नर हैं उनको ये फील हो कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन हुए उसमें जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हैं उसके मेंबर को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में गवर्नर के पास में ये पावर है कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति को लेजिस्लेटिव असेंबली में नॉमिनेट कर सकता है। जिस तरह से प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा में नॉमिनेट कर सकता है, उसी तरह से गवर्नर के पास में ये पावर है कि वो स्टेट असेंबली जो है लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एक व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है। प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन, अपार्ट फ्रॉम द नॉमिनेट मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ऑल द अदर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द वोटर्स। सिर्फ एंग्लो इंडियन मेंबर जो है उसको नॉमिनेट किया जाता है, उसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने भी मेंबर हैं वो सब डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं। फॉर देयर इलेक्शन द प्रोसेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी, इसके लिए कौन सी प्रोसेस यूज़ की गई है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जॉइंट इलेक्शन सिस्टम एंड सिंपल मेजोरिटी इज एम्प्लॉयड। ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंसीज कॉन्स्टिट्यूट सिंगल रिप्रेजेंटेटिव इच। मतलब हर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही सिंगल रिप्रेजेंटेटिव, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही व्यक्ति इलेक्ट होगा या विनर घोषित किया जाएगा। क्योंकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से में भी पॉसिबल बहुत सारे व्यक्ति जो हैं वो इलेक्शन फाइट करते हैं, लेकिन फाइनली वहाँ की मेंबरशिप जो होगी वो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव होगी, यानी कि एक ही व्यक्ति उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिप्रेजेंटेटिव माना जाएगा। क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? नॉर्मली जो चाहिए वही है, वह इंडिया का सिटीज़न होना चाहिए, उसकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए, वह सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में कोई भी प्रॉफिट की पोस्ट होल्ड नहीं करना चाहिए, न ही वह मेंटली डिसेबल और डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया होना चाहिए, और न ही एक बार अगर वो मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए जो भी रिक्वायर्ड कंडीशन है वो सारी फुलफिल करना चाहिए, तो ही वो व्यक्ति जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है। टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ द मेंबर्स। विधानसभा के जो मेंबर हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं उनको किस तरह से टर्मिनेट किया जाता है, किन कंडीशनों में उनको टर्मिनेट किया जाता है? तो पहला है, इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस
ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब जो व्यक्ति जो है वह विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों के लिए इलेक्ट हो जाता है, तो वो एक टाइम में एक ही हाउस का मेंबर हो सकता है, यानी कि उसको दूसरे हाउस की मेंबरशिप से रिजाइन करना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति एक समय में स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है और पार्लियामेंट का भी मेंबर है, तो उस कंडीशन में भी या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर रह सकता है या फिर पार्लियामेंट का मेंबर रह सकता है। यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर मतलब दोनों हाउसेज आ गए, विधानसभा और विधान परिषद, और पार्लियामेंट मतलब वहाँ पर भी दोनों हाउसेज आ गए, लोकसभा और राज्यसभा। मतलब एक बार व्यक्ति एक ही हाउस का मेंबर रह सकता है, या तो वो स्टेट लेजिस्लेचर के किसी हाउस का रहेगा या वो पार्लियामेंट के किसी हाउस का रहेगा। अगली कंडीशन है कि अगर कोई व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का मतलब यहाँ पर जो असेंबली के मेंबर है उनसे हैं, अगर वो मेंबर जो है वो 60 डेज तक बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मीटिंग में एब्सेंट रहते हैं, तो उनकी जो मेंबरशिप जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। मतलब बिना किसी वैलिड रीज़न के या प्रायर परमिशन के वो 60 डेज तक मीटिंग में एब्सेंट रहता है, तो उसकी जो मेंबरशिप जो है वो खारिज कर दी जाएगी। अगर वो मेंबर जो है वो हाउस के लिए इलेक्ट हो जाता है, लेकिन उसके बाद में उसकी जो क्वालिफिकेशन जो है उसमें किसी तरह की इनकेपेबिलिटी पाई जाती है, या उसकी जो क्वालिफिकेशन जो थी मेंबर बनने के लिए जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट जो थी उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट पाया जाता है, तो भी उसकी मेंबरशिप जो है वो खारिज कर दी जाती है। इसका मतलब जो क्वालिफिकेशन जो एक मेंबर बनने के लिए चाहिए, अगर वो व्यक्ति मेंबर बन जाता है लेकिन बाद में उसकी कोई क्वालिफिकेशन जो है उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट पाया जाता है या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो उस कंडीशन में भी उसकी मेंबरशिप जो है वो खारिज कर। बात करते हैं टेन्यूर यानी कि टर्म। तो जनरली जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसका टर्म जो होता है यानी कि टेन्यूर जो होता है वो 5 ईयर का होता है, लेकिन गवर्नर चाहे तो उसको 5 ईयर पहले भी डिसॉल्व कर सकता है। अगर मान लीजिए कि कंट्री के अंदर किसी तरह कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो पार्लियामेंट के पास में ये पावर है। लॉ के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट जो है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को 1 ईयर के लिए आगे एक्सटेंड भी कर सकता है। मतलब अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्यूर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उस टाइम किसी तरह की कोई इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके पास में पावर है कि उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको 1 ईयर के लिए आगे एक्सटेंड कर सकता है। लेकिन एक्सटेंड होने के बाद में और जो इमरजेंसी जो है उसको टर्मिनेशन डिक्लेयर होने के बाद में विथिन 6 मंथ वहाँ पर इलेक्शन करवाना ज़रूरी है। ऑफिसर्स, एवरी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ 2 चीफ ऑफिसर्स, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। हर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 चीफ ऑफिसर होंगे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। अब इनका इलेक्शन कैसे होगा? तो लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो अपने में से ही एक को स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के रूप में इलेक्ट करते हैं। बिटवीन इट्स टेन्यूर द स्पीकर कैन गिव रेजिग्नेशन लेटर टू डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर कैन गिव हिज रेजिग्नेशन लेटर टू स्पीकर। स्पीकर डिप्टी स्पीकर को और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन लेटर दे सकता है। अब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन है? अगर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर हैं वो मेजोरिटी से ये बिल प्रेजेंट पास कर दे, तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मैंडेटरी है, ज़रूरी है कि वो 14 डेज पहले उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन दे।